हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में जो हम प्रकरण 4 पढ़ रहे थे पर्यावरणीय व्यवस्थापन, उसके स्वाध्याय के आगे के प्रश्न देखेंगे। कुछ प्रश्न हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं। अब हमारा देखो यहाँ पे पहला प्रश्न जो था ये हम देख चुके हैं, हमारा हो चुका है पहले की वीडियो में। पहला, दूसरा, तीसरा और 7वां ये प्रश्न हम जो हैं हमारे पहले की वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे, उसमें भी हमारा जो तीसरा प्रश्न था ना, ये वाला जो है इसलिए पार्ट 10 का प्रश्न है, इसके लिए पार्ट 10 में हम देखेंगे। अब हमारा देखो चौथा प्रश्न क्या दिया है। प्रदूषण पर विजय संपादन करना यह प्रभावी पर्यावरणीय व्यवस्थापन का प्रभावी माध्यम है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। हमें चौथा, पांचवा और छठवें में भी हमारे कई प्रश्न हैं, वो पूरे करने हैं। तभी हमारा ये चौथा प्रश्न जो था उसका उत्तर देखेंगे। प्रदूषण पर विजय संपादन करना यह प्रभावी पर्यावरणीय व्यवस्थापन का प्रभावी माध्यम है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। क्योंकि देखो प्रदूषण, तुम्हें पता है ना, प्रदूषण जो है आज उसकी बहुत समस्या उत्पन्न हो गई है। तो अगर हम इस पर विजय प्राप्त कर लिए तो हम पर्यावरणीय व्यवस्थापन का एक प्रभावी माध्यम बना सकते हैं। यही कथन है, इसको स्पष्ट करना है। देखो यहाँ पे ये उत्तर है। उत्तर कभी भी देखो, अगर पॉइंट्स पैराग्राफ में लिख सकते हो, लेकिन पैराग्राफ में क्या होता है ना, जब हम आंसर्स लिखते हैं, एक तो हमें लिखने में बहुत बड़ा आंसर दिखता है, फिर हमको जो है उसमें पॉइंट्स, अगर हम पॉइंट्स में लिखते हैं ना कोई भी प्रश्न का उत्तर, तो तुम्हें याद करने में भी आसानी होती है, दिखने में भी हमारे सारे पॉइंट्स हमको दिखाई देते हैं। तो कभी भी उत्तर पॉइंट्स में लिखा करो। अब यहाँ पे देखो पहला पॉइंट क्या दिया है। प्रदूषण मानव निर्मित समस्या है। तो प्रदूषण के अनेक प्रकार हैं, हम लोग पढ़े हैं ना, अनेक प्रकार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मतलब प्रदूषण। अभी वहाँ पे देखो कथन था ना कि प्रदूषण पर विजय संपादन, लेकिन पहले तो हमें बताना होगा ना प्रदूषण है क्या, कितने प्रकार के हैं, क्या होता है उससे, वो बता के तब हम उस कथन को स्पष्ट करेंगे। तो प्रदूषण असल में क्या है, ये मानव निर्मित समस्या, मनुष्य ने समस्या उत्पन्न की है, ये प्रकृति ने हमें नहीं दिया था, ये मनुष्य निर्मित समस्या। इसके लिए पहला कथन पॉइंट क्या है, प्रदूषण मानव निर्मित समस्या है। फिर प्रदूषण के अनेक प्रकार हैं, हम पहले अपने वीडियो में पढ़ चुके हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि, प्लास्टिक प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठीक है, इत्यादि। ये प्रदूषण पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर हो रहे हैं। प्रदूषित पदार्थों का दुष्प्रभाव सजीवों पर पड़ रहा है। ये सारे प्रदूषण अलग अलग सभी स्थानों पर दिखाई दे रहे हैं, विभिन्न स्थानों पर। तो क्या हो रहा है, जो पदार्थ प्रदूषित हो रहे हैं तो उसका जो दुष्प्रभाव वो किस पर दिखाई दे रहा है, सजीवों पर। तो इस कारण सजीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, ठीक है। फिर प्रदूषण पर विजय प्राप्त करने पर ही, ठीक है, सजीव जीवित रह सकते हैं और इसका अस्तित्व पृथ्वी पर टिक सकता है। क्योंकि प्रदूषण पर हम विजय प्राप्त कर लिए तो सजीव जीवित रहेंगे, और सजीव जीवित रहेंगे तो उनका अस्तित्व पृथ्वी पर टिक सकता है। फिर चौथा पॉइंट क्या है, प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है, प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाना। अब हमें अभी तो हमने प्रदूषण का देखा, अब हम उस कथन के लिए ना विजय प्राप्त करना, तो विजय कैसे प्राप्त करेंगे, तो प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाना, इसके लिए विशेष प्रयत्न करना। इन दो उपाय से ही पर्यावरण का उत्तम व्यवस्थापन हो सकता है, ठीक है। तो हम ये विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाना, और उसके लिए हमें विशेष प्रयत्न करना होगा। ऐसे तो प्रतिबंध नहीं होगा, हमें भी प्रयत्न करना होगा ना। जैसे उदाहरण के लिए प्लास्टिक के कचरे यहाँ वहाँ न फेंकें, प्लास्टिक के कचरे जो है, प्लास्टिक के कचरे उसका पुनः चक्रीकरण करने पर प्लास्टिक प्रदूषण पर रोकथाम लगेगी। इसके लिए अतिरिक्त प्लास्टिक कचरे के कारण जलाशय में, भूमि पर रहने वाले सजीवों को नुकसान नहीं होगा। देखो हम प्लास्टिक को कहीं भी फेंक देते हैं ना, तो ऐसे कहीं भी मत फेंकना, उसको कचरे के ही डिब्बे में डालना। और कचरे के भी डिब्बे में तुमने देखा ना, 2 प्रकार के होते हैं, सूखे कचरे और गीला कचरा। तो उसको सूखा कचरा में डाल के अलग से, ताकि उसका पुनः चक्रीकरण हो सके, तो इससे प्लास्टिक की प्रदूषण की समस्या पर रोकथाम लगेगी। और फिर इससे क्या होगा, जल में या भूमि पर रहने वाले जो सजीव उनको नुकसान नहीं होगा। प्लास्टिक पर उचित व्यवस्थापन करने पर सजीवों का संरक्षण और संवर्धन हो सकेगा।
ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रश्न चौथे का ये पूरा पॉइंट्स उत्तर है। ठीक है, चलो अब हम आएंगे ये हमारे कितने 4 पॉइंट्स थे। अब हम आएंगे हमारे 5वें प्रश्न पे। पर्यावरण संवर्धन के संदर्भ में, देखो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, पर्यावरण संवर्धन के संदर्भ में आप कौन कौन से उपक्रम को चलाएंगे, है ना। जो पर्यावरण का संवर्धन, अब ये पर्यावरण का संवर्धन हमको करना, तो हम कौन कौन से उपक्रम चला सकते हैं। देखो हम लोग एक करते हैं, हम लोग हमेशा देखो जुलाई में 7 जुलाई को वृक्षारोपण स्कूल में करते हैं, तो ऐसे हम कई चीज़ों को कर सकते हैं। अभी जैसे पहला पॉइंट है, कहा ना तुम लोग को आंसर्स कभी पॉइंट में लिखो तो बहुत आसान रहता है, याद करने में भी आसान रहता है, दिखने में भी अच्छा रहता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, पौधे लगाना, पौधे की सुरक्षा करना सबसे अधिक सरल और आसान उपक्रम है। मतलब पौधे लगाना, पौधे लगा के, लेकिन ऐसा नहीं कि पौधे लगा दिए उसको छोड़ दिए, उसकी सुरक्षा भी करना है। ये नहीं कि पौधे लगाए फिर हम कहाँ लगाए कैसे लगाओ ध्यान नहीं दिए, हमें पौधों की सुरक्षा भी करनी है। हम लोग स्कूल में भी अपने देखो हर साल 7 जुलाई को वृक्षारोपण करते हैं ना, वो इसीलिए होता है। फिर उसके बाद उसकी सुरक्षा भी करना है। ऐसे नहीं कि तुम लोग कभी कभी क्या करते हो, खेलते खेलते पत्ती तोड़ देते हो, डंठल तोड़ देते हो, ऐसे नहीं करना। पौधों की सुरक्षा भी हमें करना है, लगाने के बाद उसकी सुरक्षा भी करना है। तो हमारा पहला उपक्रम क्या है, पौधे लगाना, पौधे की सुरक्षा करना सबसे अधिक सरल और आसान है। फिर वृक्षारोपण का कार्यक्रम, प्रदूषण, शहरीकरण इत्यादि परिस्थितियों का सामना करने वाले वृक्षारोपण करने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि पौधे रहने से वो जो है प्रदूषण नहीं होता है ना, पौधे जो है उससे वायु प्रदूषण नहीं होता है, ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। तुम लोग पढ़े हो साइंस में, वायु प्रदूषण में पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं ना। और ध्वनि प्रदूषण तुम्हें पता है ना, ध्वनि को भी अवशोषित करते हैं। तो वहाँ जहाँ पे पेड़ पौधे अधिक हैं तो वहाँ भी ध्वनि प्रदूषण के लिए भी उसका एक उपाय कर सकते हो। तो इस परिस्थितियों का सामना, तो वृक्षारोपण करने का हमें प्रयास करना चाहिए, हमारा पहला उपक्रम। ठीक है, दूसरा उपक्रम क्या दिया है, ठोस कचरे का व्यवस्थापन करना। मतलब जो ठोस कचरा है उसका व्यवस्थापन करना। एक महत्वपूर्ण कार्य, घर और पाठशाला के आसपास के परिसर में कचरा फेंकना पूर्णतः बंद करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कचरा ले जाके कहीं भी फेंक देते हैं। बहुत से लोग तुमने देखा होगा स्कूल के पास ही कचरा फेंक देते हैं, ये पूर्णतः बंद करना चाहिए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होगा, घर या बस्ती में सूखा और गीला कचरा अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए और इससे अन्य लोगों को भी सहभागिता आवश्यक है। हमें लोगों को बताना चाहिए कि सूखा कचरा गीला कचरा अलग अलग इकट्ठा करो। आजकल वैसे म्यूनसिपाल्टी वाले ही तुमने देखा होगा जगह जगह जब डस्टबिन लगाते हैं तो लोग 2 डस्टबिन लगाते हैं, एक में सूखा कचरा और एक में गीला कचरा, ऐसे लिखा भी रहता है। तो वैसे व्यवस्थापन करना चाहिए, लोगों को भी इसमें सहभाग होना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट क्या है, प्लास्टिक के उपयोग पर नियंत्रण रखना, लोगों को प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए प्रेरित करना। सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का उपयोग, प्लास्टिक पर बैन कर दिए, फिर भी हम क्या करते हैं, हमारे जो घर में पुराने प्लास्टिक रखे हैं हम उसका यूज़ करते हैं। लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए इस पर नियंत्रण करना। ठीक है, अगर पुराने घर के प्लास्टिक को यूज़ भी कर रहे हैं तो जब तक वो पूरी तरह से ये नहीं हो उसको इधर उधर न फेंके, कहीं भी न फेंके। ठीक है, उसका उचित व्यवस्थापन करना चाहिए। ठीक है, तो प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए पहली बात लोगों को प्रेरित करो कि प्लास्टिक का उपयोग न करें। फिर चौथा पॉइंट है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जान रहे हो ना, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, इसका उपयोग कम करना सबसे महत्वपूर्ण उपक्रम है। जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने से पर्यावरण में क्या हो रहा है, कार्बन की मात्रा बढ़ रही है। तो इससे क्या हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि देखो कार्बन की मात्रा बढ़ने से क्या हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। तुमने देखा होगा पर्यावरण में कितने चेंजेस आ रहे हैं, मौसम में कितने चेंजेस आ रहे हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी तय करने के लिए चलकर जाना चाहिए या साइकिल का उपयोग करना चाहिए, या फिर हम सार्वजनिक वाहन का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के लोगों को जागरूकता फैलानी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद 5वां पॉइंट है आसपास के परिसर में रहने वाले पशु पक्षी की देखभाल करनी चाहिए। जो हमारे आसपास पशु पक्षी हैं उनकी देखभाल करो, उन्हें भोजन पानी देना चाहिए, उन्हें भी अपने समान जीवन जीने देने का अवसर प्रदान
करना चाहिए, भी एक उपक्रम करना चाहिए। हम क्या करते हैं, रास्ते में जो पशु रहते हैं उनको क्या करते हैं, पत्थर से मारने लगते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसे, ठीक है। उन्हें भी भोजन पानी देने की व्यवस्था करनी चाहिए। वैसे बहुत से लोग तुमने देखा होगा ना, गर्मियों में पानी रखते हैं पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए। बहुत से लोग भोजन भी, जो हम भोजन को प्लास्टिक में बांध के एकदम से जो है ले जाके पानी में फेंक देते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, ऐसे सूखा गीला साइड में, कहीं पे भी नहीं फेंकना, साइड में एक अच्छी जगह पे फेंक दो ताकि पशु पक्षी उसको खा सके, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, खराब भोजन रहेगा, सड़ा गला, उसको नहीं फेंकना, नहीं तो उनको भी हानि पहुंचेगी। तो इन चीज़ों का भी ध्यान देना। चलो, ये हमारा था 5वां प्रश्न। अब आएंगे हम 6वें प्रश्न में। निम्न प्रश्न के उत्तर लिखिए। हमारा 6वां प्रश्न है निम्न प्रश्न के उत्तर। अभी यहाँ पे कई सारे प्रश्न, उनके उत्तर लिखना। पहला हमारा क्या है, पर्यावरण पर परिणाम करने वाले घटक को लिखिए। हमारे पर्यावरण पे जो परिणाम करने वाले घटक है वो लिखना है। तुम्हें पता है ना, पर्यावरण को परिणाम करने वाले 2 घटक है, जैविक और अजैविक घटक। तो वही जो है हमें बताना है। तो हमारा आंसर देखो कैसे होगा, पर्यावरण पर जैविक और अजैविक घटक अपना प्रभाव डालते हैं। पहला पॉइंट, पर्यावरण पर जैविक और अजैविक घटक अपना प्रभाव डालते हैं। इन घटकों में कई घटक प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित होते हैं। हम पहले भी वीडियो में, हमारा जो वीडियो था इस लेसन का, उसमें हम पढ़े थे ना, जहाँ हम पर्यावरण के बारे में पढ़े थे, उसमें हमने देखा था, देखो जैविक और अजैविक घटक प्रभाव डालते हैं। फिर ये भी जो घटक होते हैं, कुछ प्राकृतिक और कुछ मानव निर्मित होते हैं। दूसरा पॉइंट, जैविक घटकों में सजीवों के मध्य होने वाली आंतर क्रिया पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारा क्वेश्चन था ना, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में लिखिए। तो यही है ना, जैविक घटकों में सजीवों के मध्य होने वाली आंतर क्रिया पर्यावरण को प्रभावित करती है। पहला पॉइंट ये आएगा, जैविक अजैविक घटक अपना अपना प्रभाव डालते हैं। अब उसमें जैविक घटक जो है, फिर उसके बाद मानव में विभिन्न कार्य करने, जैसे मानव भी देखो विभिन्न कार्य करता है, जैसे जंगल की कटाई, औद्योगिकरण, शहरीकरण। औद्योगिकरण मतलब उद्योग धंधे, फैक्ट्रीज, कंपनीज लगे। शहरीकरण ने जो है सिटी को, शहर को जो है ये करना, पर्यावरण को दुष्प्रभावित करते हैं। चौथा पॉइंट, प्राकृतिक आपदाओं के कारण पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे भूकंप आ गया, चक्रवाती तूफान आ गया, बादल का फटना, ज्वालामुखी, अकाल, अतिवृष्टि, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालती हैं। तो इस तरह से ये जो है पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक के 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलो, अब इसके बाद इसी में ही दूसरा निम्न प्रश्न के उत्तर लिखिए में भी पहला हुआ, अब दूसरा आ वाला। पहले अ वाला हुआ, अब आ का क्या दिया है, पर्यावरण में मानव का स्थान। क्वेश्चन क्या दिया है, पर्यावरण में मानव का स्थान महत्वपूर्ण क्यों है। अभी हमारा स्थान महत्वपूर्ण क्यों है, ये प्रश्न पूछा है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, देखो, पृथ्वी पर, पहला पॉइंट, पृथ्वी पर मानव की उत्क्रांति होने के कारण मानव ने अपने बुद्धि बल का उपयोग करके अपनी सुविधा अनुसार परिवर्तन करना आरंभ कर दिया था, है ना। उत्क्रांति हुई तो उसके बाद मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य क्योंकि अपने बुद्धि बल का उपयोग किया तो अपनी जो सुविधा है उसके अनुसार उसने परिवर्तन करना आरंभ किया। अन्य सजीवों की तुलना में मानव के पास बुद्धि बल, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति थी। अपनी इन विशेषताओं के कारण मानव अन्य सजीवों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। ये तो तुम लोग पढ़े हो पहले भी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, मानव ने पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का असीमित उपयोग किया। हमने देखा ना, हमने प्राकृतिक जो संसाधन है उसका कितना हमने उपयोग किया, असीमित उपयोग करते चले जा रहे हैं। फिर मानव ने विकास के नाम पर प्रकृति पर अत्यधिक विनाश किया, क्योंकि डेवलपमेंट है ना, आज तो अपनी कंट्री जो है वो क्या है, हमारी कंट्री जो है वो डेवलप हो रही है, तो उसके कारण क्या हुआ, प्रकृति पर अत्यधिक विनाश किया, जिसके कारण प्रदूषण जैसी अनेक पर्यावरणीय समस्याओं की वृद्धि हो गई। अंधाधुंध जंगल काटते चले गए तो उसके कारण भी प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न हुई। इस कारण पृथ्वी पर स्थित अनेक परिसंस्थाओं का संतुलन बिगड़ा। और फिर इससे क्या हुआ,
जो परिसंस्थाएं हैं हमारी पृथ्वी पर, उसका असंतुलन बिगड़ गया, मतलब संतुलन बिगड़ गया, मतलब असंतुलित हो गया। और इसके अलावा अन्य सजीव ऐसा कार्य नहीं कर सकता, मानव ही ये सब कार्य कर सकता है ना, बाकी सजीव तो किए नहीं। तो इसके लिए कहते हैं कि मानव के अतिरिक्त अन्य सजीव प्रकृति के नियम को मानते हैं, प्रकृति के नियम के अनुसार ही अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन मानव नहीं, मानव अपनी सुविधा के अनुसार रहता है। तुमने देखा होगा बाकी सभी जो है प्रकृति के नियम के अनुसार ही रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, अपनी सुविधा के अनुसार उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन किए। इसीलिए कहते हैं कि पर्यावरण में मानव का स्थान महत्वपूर्ण है। लेकिन आज जो है, आज बहुत से लोग जो हैं जागरूक हो गए हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं। इसलिए तुमने देखा होगा ना, आजकल काफ़ी जो है उपक्रम चलाकर लोग जो हैं पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन हमारा है, वो है ई वाला, जैव विविधताओं के प्रकार बताकर उनके उदाहरण दीजिए। अब देखो ये वाला उदाहरण हमने, देखो जो हमारा ये इसी पार्ट का जो वीडियो है पार्ट 4, उसमें ये दिया है 3 स्तर है ना, जो हमने जैव विविधताओं के 3 स्तर है ना, वो 3 स्तर वो वाला जो है इसमें आंसर है। ये हमारा, अगर तुम देखोगे इसी पार्ट का जो वीडियो है पार्ट 4 वाला वीडियो, उसमें दिया है। हमने देखो 3 स्तर पढ़े थे ना, अनुवांशिकता विविधता, प्रजाति की विविधता, परिसंस्था की विविधता, वही इसका आंसर है। ठीक है, उसके बारे में पूरा उस वीडियो में देखे हैं, उसी में से लिख लेना इस क्वेश्चन का आंसर, किसका, इसका। ठीक है, अब हमारा प्रश्न है जैव विविधताओं का संवर्धन कैसे करेंगे। अभी हम इसका उत्तर देखेंगे। तो ये वाला उत्तर हम कहाँ से देखेंगे, देखो पार्ट 4 वीडियो में। ठीक है, उसमें तो जो जैव विविधताओं के 3 स्तर दिया है ना, वही आंसर है। तो उसके पॉइंट्स लिख के और उसका स्पष्टीकरण दे देना, क्योंकि उदाहरण भी बोला ना, उसमें उदाहरण लिखा हुआ है। फिर आया हमारा जैव विविधताओं का संवर्धन कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, संवर्धन करना है ना, तो हमें क्या करना है, जो दुर्लभ जातियों के सजीव, उनका संरक्षण करना है। दुर्लभ जाति मतलब जाने जो अभी विलुप्त होने वाले, मतलब बहुत ही कम मात्रा में बच गए हैं, तो उनका हमें संरक्षण करना है, उनकी सुरक्षा करनी है। फिर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य का निर्माण करना है। कुछ क्षेत्र को आरक्षित जैव विभाग के रूप में घोषित करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आरक्षित रहेगा तो फिर वहाँ पे क्या होगा, उसको घोषित करना है। विशिष्ट प्रजातियों के संवर्धन के लिए विशेष प्रकल्प शुरू करना है। प्राणी वनस्पतियों का संवर्धन करना है, कानून का पालन करना है। पारंपरिक ज्ञान को अभिलिखित करके रखना है। तो इस तरह से हम पर्यावरण का संवर्धन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न है ना, जैव विविधताओं का संवर्धन कैसे किया जा सकता है, ये सारे पॉइंट्स हम उसमें लाएंगे। ठीक है, चलो अब हम आगे प्रश्न देखेंगे। ये सब हम कौन सा, 6वें का प्रश्न करें, 6वां। अब ऊ वाला, अब इसमें देखो लिखा है ना, जादव मोलाई पयांग की कहानी से हमें क्या बोध मिलता है। ये हम लोग जो है वीडियो बनाए हैं ना, मेरा जो इस पार्ट का वीडियो है उसमें पार्ट 5 में जादव मोलाई पयांग के बारे में बताई हूँ ना, तो वो कहानी से क्या बोध मिलता है उसमें है, उसको देखो और उसमें से उत्तर लिखोगे। ठीक है, ये उत्तर उसमें से लिखना, इसी पार्ट का प्रकरण 4 का जो पार्ट 5 वाला वीडियो उसमें है। फिर अगला प्रश्न देखो, जैव विविधताओं के कुछ संवेदनशील क्षेत्र बताएं। ये भी मैं तुम लोगों को वीडियो में पार्ट 6 वाले वीडियो में बताई हूँ, उसमें से देखकर लिखना। ठीक है, आज ही सब ये वीडियो डाला गया ना, पार्ट 5, 5 और 6। ठीक है, प्राणियों तथा अब हम ये वाला प्रश्न देखेंगे। प्राणियों तथा वनस्पतियों की असंख्य प्रजातियां संकट में आने का कारण क्या है, उन्हें कैसे बचाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, प्राणी और वनस्पतियों की असंख्य प्रजाति संकट में, खतरे में आ गई ना, हम लोग वो वीडियो में देखे हैं आज के, तो उसमें देखो कि तो उसका कारण क्या है वो पूछा। उसमें तो हमने देखा ना कि कौन कौन सी वनस्पतियाँ, प्राणी खतरे में आए हैं, किस क्षेत्र के हैं वो, लेकिन अब उसका कारण क्या है और उसे हम कैसे बचाएंगे। तो देखो पहला क्या है उत्तर, इसमें क्या है, प्राणी और वनस्पतियों की असंख्य प्रजातियाँ, ये जो है प्राकृतिक
और मानव निर्मित कारणों से संकटग्रस्त होती हैं। ये जो है किससे असंख्य कहाँ से, प्राकृतिक और मानव निर्मित से संकटग्रस्त होती है। अभी प्राकृतिक और मानव निर्मित तो समझ में आ रहा है कि किस तरह से मानव निर्मित के कारण संकट में आए। प्राकृतिक कैसे हुआ, देखो प्राकृतिक कैसे हुआ, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, दावानल। दावानल क्या होता है जानते हो, भूकंप तो तुम जान रहे हो, जलवायु परिवर्तन, बाढ़ भी जान रहे हो, दावानल यानी जो जंगलों में आग लग जाती है ना उसका दावानल बोलते हैं। फिर है अकाल, सूखा पड़ना ना, इत्यादि। ये सब क्या है, प्राकृतिक कारण है। तो ये प्राकृतिक कारण से ये सब हुए हैं। इन प्राकृतिक कारणों से अन्न और पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि ये सब जब होता है ना, जब ये सब घटनाएं घटती हैं, प्राकृतिक घटनाएं, तो सब क्या होता है, इसमें पानी की कमी आती, अन्न की कमी आती है, और इससे फिर वो जो है इन पर, प्राणियों पर इसका असर पड़ता है। फिर मानव निर्मित क्या है, शिकार करना। देखो मानव क्या करता है, शिकार करना, वन्य प्राणियों के अधिवास में मानव द्वारा बस्ती बसाना। लोग क्या करते हैं, जहाँ पे वन्य प्राणी का रहने का घर है वहाँ पर मानव जंगल काट के क्या कर रहा है, बस्ती बसा रहा है, बांध बना रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं, जंगल की कटाई हो रही है। तो ये सब मनुष्य निर्मित कार्य है। प्रदूषण है, औद्योगिकीकरण है, जनसंख्या विस्फोट इत्यादि मानव निर्मित कारण का समावेश होता है। ठीक है, ये हम किसका उत्तर देख रहे हैं, संकट में आने का कारण। तो कारण में कौन कौन सा कारण है, प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित। फिर इसमें प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित क्या क्या कारण हैं। अब यहाँ पे देखो, इसमें आगे ये भी पूछा ना कि इसका बचाव कैसे करेंगे ना, तो कैसे करें, इन प्रजातियों को बचाने के लिए। ये सब तो हमारे कारण थे, और अब आया है चौथे पॉइंट से, क्या है, बचाव। तो इन प्रजातियों को बचाने के लिए वैज्ञानिक, पर्यावरण विशेषज्ञ अनेक उपाय, अनेक योजनाएं बनाते हैं। हमारे जो वैज्ञानिक हैं या जो पर्यावरण विशेषज्ञ होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट के, वो अनेक योजनाएं बनाते हैं। इन योजनाओं, उपाय के अंतर्गत क्या है, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, ठीक है, ये सब जो है जैव समृद्ध क्षेत्र को घोषित किया गया। वो लोग क्या करते हैं, इसको संवेदनशील क्षेत्र घोषित करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो संकटग्रस्त जाति और प्रजाति, उसकी देखरेख की जाती है। जैसे हम लोग ने अभी उदाहरण में ऊपर देखे थे ना वीडियो में, कांजीरंगा में है, असम के कांजीरंगा में, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। तो ऐसे सब जो है, कांजीरंगा अभयारण्य ये कहाँ, असम में है, गुजरात में ये गिर नेशनल पार्क है दमन दीव में। ऐसे कई हैं, जिम कॉर्बेट भी है नेशनल पार्क दिल्ली साइड में, गुजरात। तो ऐसे जो है कई पार्क हैं जहाँ पर हम ये जो संकटग्रस्त जाति और प्रजाति, उसकी विशेष देखरेख की जाती है। फिर कानून के विभिन्न अधिनियमों के, ठीक है, उसके द्वारा अन्य प्राणियों का और वनस्पतियों का संरक्षण दिया जाता है। प्राणी और वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों को दंड भी किया जाता है। यदि कोई जो है प्राणी या वनस्पति को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसको दंडित भी किया जाता है। ये न्यायालय जो है उसको दंड देती है। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर इनकी जो है बचा सकते हैं। हमें प्रश्न में दोनों पूछा है ना, कारण भी पूछा है और फिर उसके बाद ये भी पूछा है कि उसकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा प्रकरण 4 के स्वाध्याय के सभी प्रश्न उत्तर हुए। पहला, दूसरा, तीसरा और छठवां दूसरे वीडियो में था, और बाकी चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और सातवां हम दूसरे वीडियो में देखे हैं, और इस वीडियो में चौथा, पांचवा और छठवां। ठीक है, तो अभी हमें जो है ये स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर अपने कॉपी में कंप्लीट करना है और उसको तैयार भी करना है।